बिहार में महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के बीच सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर के विवादित बयानों को लेकर जिस तरह से रस्साकशी और बयानबाजी देखने को मिल रही, उससे लगातार ये सवाल खड़े हो रहे कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, क्या वो बीजेपी के संपर्क में हैं? बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन्हीं चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार के करीबी और जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे कि क्या वाकई नीतीश बीजेपी के कांटेक्ट में हैं? आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के बयान के क्या मायने हैं? दरअसल इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकी और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हैं। इसी कड़ी में बीते गुरुवार को जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए तो उनसे मुलाकात करने बिहार बीजेपी के 3 नेता पहुंचे, जिसमें 2 पूर्व विधायक संजय टाइगर और प्रेम रंजन पटेल शामिल थे। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा गर्म हो गई। अटकलें लगने लगी कि नीतीश कुमार को छोड़ उपेंद्र कुशवाहा जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन रविवार शाम उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचे और जब उनसे बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मेरी एक तस्वीर क्या आई, बात का बतंगड़ बना दिया गया, इसका क्या मतलब है ये कह दिया और किसी का भी व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ हो सकता है। अस्पताल में अगर कोई मिल रहा है तो इसका राजनीतिक मतलब निकालने का क्या मतलब है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के किसी नेता के साथ मुलाकात का ये अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, ये गलत है। संपर्क की बात इस अर्थ में की जा रही कि बीजेपी के नेताओं से हमारी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2-3 बार बीजेपी के संपर्क में गई और फिर संपर्क से बाहर हो गई। पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यकता होती है वो करती है। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ऐसी चर्चा करने का कोई मतलब है क्या? उपेंद्र ने कहा कि मैं जेडीयू में रहूंगा कि नहीं ये मेरे अलावा कौन तय कर सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने माना कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रही है और वो उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को तुरंत इलाज की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव खत्म हुए करीब 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। 6 जनवरी को मेयर का चुनाव होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट से मेयर का चुनाव स्थगित हो गया। इसके बाद एक बार फिर से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो सकता है। चुनाव में आपके मुकाबले बीजेपी पिछड़ रही है, बावजूद बीजेपी जीतकर एक बार फिर बाजीगर बनना चाहेगी। वहीं केजरीवाल की पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन उलटफेर का डर आपको सता रहा। बीजेपी नेताओं ने ये बयान देकर कि पार्षद अंतरात्मा की आवाज पर मेयर का चुनाव करेंगे, आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी। बीजेपी के इस गेम प्लान को देखते हुए आप नेता एक बार फिर हरकत में आ गए हैं। हालांकि दिल्ली नगर निगम के सदन में आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल है, लेकिन बीजेपी की गुप्त रणनीति ने केजरीवाल सरकार की बेचैनी बढ़ा दी। चूंकि आप हर हाल में मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की जोर आजमाइश में जुटी है, इसलिए बीजेपी के गेम प्लान पर भी उसकी नजर है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि अंतरात्मा की आवाज पर पार्षद वोट करेंगे और मेयर बीजेपी का होगा। उनके इस दावे से स्पष्ट है कि एमसीडी की 24 जनवरी को होने जा रही सदन की बैठक में एक बार फिर हंगामे के पूरे आसार है। मेयर पद को लेकर आप और बीजेपी के सुर एक जैसे बने हुए हैं। दोनों इस गेम में एक दूसरे को सियासी मात देना चाहते हैं। बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जरूरी संख्या बल अभी तक नहीं जुटा पाई है। वोट गणित में आप भगवा दल से काफी आगे दिख रही है। हालांकि एमसीडी में वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है और दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता, इसलिए कोई पार्षद किसी भी प्रत्याशी को वोट कर सकता है। इस नियम की वजह से क्रॉस वोटिंग की आशंका है और किसी भी दल का खेल बिगड़ सकता है, इसलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी से डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी का ढोंग कर रहे हैं। जब शराब बिक रही थी उस दौरान उतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई जितने शराबबंदी के बाद लोगों की मृत्यु हुई है। एक बार फिर सिवान में नकली शराब पीने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। बावजूद नीतीश आंख बंद कर सारा तमाशा देख रहे हैं। अब शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नीतीश सरकार को जमकर लताड़ा। बिहार में शराबबंदी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन की खातिर बुनियादी ढांचा तैयार करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई।
कोर्ट ने कहा कि जब तक बुनियादी ढांचा नहीं बन जाता तब तक के लिए सभी आरोपितों को जमानत क्यों न दे दी जाए। कोर्ट ने कहा कि 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम बनाया गया था। राज्य सरकार ने विशेष अदालतों के गठन के लिए अब तक जमीन का आवंटन तक नहीं किया। कोर्ट ने वकील से पूछा कि शराबबंदी कानून के तहत दर्ज सभी आरोपियों को मुकदमे के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार होने तक जमानत पर रिहा क्यों नहीं कर दिया जाता। कोर्ट ने बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा कि हम कानून में सभी अभियुक्तों को जमानत क्यों नहीं दे सकते, आप सरकारी भवनों को अदालतों के लिए खाली क्यों नहीं करवा देते। न्यायपालिका पर बोझ डालने वाले लंबित मामलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि कानून के तहत 3.78 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन केवल 4000 से अधिक का निस्तारण किया गया और कहा कि ये समस्या है। आप न्यायिक बुनियादी ढांचे और समाज पर इसके प्रभाव को देखे बिना कानून पारित करते हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी बिहार में 2016 में लागू शराबबंदी कानून से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। गौरतलब है कि अभी तक बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल रहा। सुप्रीम कोर्ट नीतीश सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है। हाल ही में बिहार के सारण में शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इसको लेकर भी नीतीश कुमार सवालों के घेरे में हैं। बावजूद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। खास तौर पर उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे रहे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरा किसी भी तरह का बैर नहीं है, उन्होंने ही मेरे लिए मातोश्री के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हम एक साथ सरकार चलाते, एक साथ काम करते, लेकिन उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। उन्होंने तो मुझे फोन करके ये बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि वो हमारे साथ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अपने दर्द को बयां किया। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गुट पर लगातार ईडी के दुरुपयोग का महाविकास अघाड़ी और विपक्षी अन्य नेताओं द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है। इसी पर फडणवीस ने विपक्ष पर हमला बोला। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार के कार्यकाल में मुझे जेल में डालने का टारगेट तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार ने किसी भी तरह मुझे फंसाने और मुझ पर आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश दिए थे। फडणवीस ने कहा कि ये सच्चाई है और ये आप किसी भी पुलिस अधिकारी से पूछ सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए वो सफल नहीं हो सके। इसके अलावा फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2014 और साल 2019 के चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर लड़े गए और जीते गए थे। चुनाव के दौरान शिवसेना के कई उम्मीदवारों ने उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फोटो और बाला साहेब ठाकरे का छोटा फोटो लगाकर जनता से वोट मांगे थे। आपको बता दें कि बीते साल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार के गिरने और एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार की सत्ता में आने के बाद 1986 बैच के आईपीएस संजय पांडे को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।